एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी नई और इस खास वीडियो में। देखिए, आपको पता है कि हमारे लिए पढ़ाई से पहले बहुत ज़रूरी होता है अपने सिलेबस को समझना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी बीएड, आईपी बीएड, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका टारगेट जो है एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर करने का है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, बीपीएससी की बात करो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करो, तो उन सभी में एक बहुत ही मेजर सिलेबस रहता है आपका हिस्ट्री को लेकर के। यानी कि हिस्ट्री को लेकर के आपसे सिलेबस वो पूछेगा ही पूछेगा। हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके अलावा इकोनॉमिक्स वगैरह से भी क्वेश्चन आता है और सबसे बड़ी बात जीके, जीएस, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो इन सभी के लिए आपको ज़रूरी होता है कि पहले आप उसके सिलेबस को समझो। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको उन सभी चीज़ों से गुजारने वाली हूँ, यानी कि मैं आपको एक ऐसी कॉमन सी चीज़ बताती हूँ जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए, हिस्ट्री जो होता है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, आप यूपीएससी की बात कर लो, बीपीएससी की बात कर लो, मतलब कुछ भी आप ले लोगे तो हिस्ट्री इसमें बहुत ही कॉमनली सब्जेक्ट जो होता है वो गिना जाता है, जो आता है। ठीक है, तो देखो इस बार क्या कहते हैं, इन्होंने सीयूसीईटी ने क्या कर रखा है कि मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी को उसने क्या कर रखा है, एमसीक्यू बेस बना रखा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो ज़्यादातर पूछता है ताकि बच्चों के पास ज़्यादा सोचने का टाइम ना रहे और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने। ये उनकी अलग ही जो है पेडागोलॉजी रही है, उसका नहीं है। अगर आप बीएड की बात करो तो बीएड में ऑलवेज एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। यूपीएससी की बात करोगे बाद थ्योरी भी आती है, लेकिन पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो अगर आपकी एक बार पकड़ बन जाती है एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर, तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए पेपर को सॉल्व करना। तो इसी को लेकर के हम यहाँ पर जो है ये वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो इतिहास को समझने के लिए पहले ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को जानना। तो हम जो है बिल्कुल शुरू से इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम पूछेंगे। तो देखिए, इतिहास इंडिया के यानी कि भारत के इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो भारत का इतिहास जो है ईसा मसीह के टाइम से शुरू हुआ। ठीक, हालांकि इससे पहले भी था, लेकिन भारत के इतिहास को ईसा मसीह मैंने इसलिए बोला क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के हिसाब से ही भारत के इतिहास का काल विभाजन किया गया है। देखिए, ईसा मसीह जो थे ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? ये ईसाई धर्म के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, तो जो ईसा मसीह थे इनके जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी साल थे, उसको ईसा पूर्व कह दिया गया। ठीक है, यानी ईसा के जन्म से पूर्व, इसीलिए ईसा पूर्व। और उसके बाद इनके जन्म के बाद ईस्वी बोल दिया गया। ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, जिसको ईस्वी का नाम दे दिया गया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ईसा पूर्व को बीसी यानी कि ब्यूरोक्रास्ट। ठीक है, और दूसरा नाम होगा ब्यूरोक्रास्ट एरा। और ईस्वी को कहते हैं एडी यानी कि एनो डोमिनी, और इसको कह दिया गया कास्ट एरा। ठीक है, तो इतना क्लियर रहा। अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बना तो वो यही बनेगा कि ईसा मसीह कौन थे, तो कौन थे? वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्लियर, एक नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता है। उसके बाद अगर पूछा जाए विश्व इतिहास का जनक कौन है, तो कौन है? हेरोडोटस, जिनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। विश्व इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस, जिनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास का जनक कौन है? तो मेगिस्थनीज, जिसकी बुक का नाम है इंडिका। मेगिस्थनीज जो यूनान से आए थे, हेरोडोटस कौन से थे? ये भी यूनान से आए थे। ठीक है, उसके बाद हुआ भारत के इतिहास का वर्गीकरण, यानी कि काल बांटा गया। ठीक है, शताब्दी को बांटा गया। तो पूरे के पूरे इतिहास को तीन ही भागों में बांटा है। एक है प्राक इतिहास काल, जिसको बोला गया प्री हिस्ट्री। क्या? प्री यानी कि शुरुआत की, आदि। उसके बाद बोला गया अर्ध इतिहास काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और उसके बाद बोला गया ऐतिहासिक काल, जिसको बोला गया हिस्टोरिकल पीरियड। क्लियर है इतना? यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखो, उसके बाद आप देखोगे तो ये देखिए आप, उसके बाद देखिए इतिहास का जो वर्गीकरण किया है वो तीन भागों में किया है, प्राक इतिहास, अर्ध इतिहास और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राक इतिहास में कॉमन सी चीज़ क्या हुई थी कि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी वहाँ पे पांडुलिपि नहीं थी। ठीक है, कोई भी पांडुलिपि नहीं थी, कोई भी पत्थर पर लिखा हुआ कोई लिपि नहीं मिली है, कोई पेपर नहीं मिला कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ना कोई राजा के बारे में कोई लिखी हुई किताब मिली है। तो ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या बोला गया? प्राक इतिहास। ठीक, और इसी को प्राक इतिहास में कुछ लिखा हुआ नहीं मिला
तो ये भी बहुत ही कॉमन सा हमारे मन में डाउट आता है कि फिर लोग रहते कैसे होंगे, लोग समझते कैसे होंगे। तो देखो उस समय पे केवल और केवल पत्थरों का युग हुआ था, तो इसी को आगे चल के पाषाण काल बोल दिया गया। और पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा, एक है पूरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण और एक है नव पाषाण। पूरा पाषाण में क्या था कि बहुत पुराने स्तर पर पत्थरों का प्रयोग होता था, फिर उन्हीं पत्थरों को थोड़ा और एडवांस बना करके मध्य पाषाण काल में प्रयोग हुआ, फिर इसी को और पत्थरों को और एडवांस बनाया गया जिसे नव पाषाण बोला। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लिख दोगे, क्वेश्चन बनेगा कि प्राक इतिहास में क्या था, तो यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, किस इतिहास के काल में लिखित साक्ष्य नहीं था, तो प्राक इतिहास में। ठीक है, इस तरीके से। अर्ध में क्या हुआ था कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका था। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल 2600 से 1900 पूर्व तक था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आज तक भी नहीं पढ़ी गई है, ठीक है ना। उसके बाद आया हमारा ऐतिहासिक काल, जिसमें ब्रिटिश शासन पढ़ोगे आप, और उसके अलावा मुगल जो आए थे, मौर्य जो आए थे, सब ऐतिहासिक में ही आएंगे। आगे चल के क्या हुआ, इसे भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया, और लिखित साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे और वो पढ़ भी सके हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो अगर आपने ये समझ लिया एक बार, तो आपको इतिहास को लेकर कोई जो है डाउट नहीं बचा होगा कि किस काल में क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्राक इतिहास था, जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं थे, और वही आगे चल के पाषाण काल बना था। तो पाषाण काल 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण आगे चल के 3 काल में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ऐसा क्यों बोला गया? निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, इसे पूरा पाषाण काल ही बोला जाता है। यहाँ पर क्या था कि लोग जो ज़्यादातर रहते थे वो शिकार करते थे और खाद्य संग्रहण करते थे। ठीक है, और इसी काल में हुई थी आग की खोज। क्या हुई थी? आग की खोज। कब हुई थी आग की खोज? तो पाषाण काल में। कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी। क्लियर है? ये होने के बाद निम्न पाषाण के बाद आया मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में क्या हुआ था कि यहाँ के इस टाइम के जो मानव थे, इस टाइम के मानव ज़्यादातर शिकार पर थे। इससे पहले लोग खाद्य संग्रहण करते थे निम्न में, लेकिन मध्य में आने के बाद वो शिकार भी करने लगे और साथ ही साथ कृषि वगैरह भी करने लगे, साथ ही साथ मछली पालन भी करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। तो ये कुछ काम और ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हथियार बनाने में किया गया है। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स आप लिख सकते हो। हालांकि इन सबके बहुत अच्छे से नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, ये हुआ। फिर आया इससे भी ऊपर बढ़ते बढ़ते टाइम पर उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण क्या हुआ था? इस उच्च पूरा पाषाण में क्या हुआ था कि यहाँ के लोग कृषि करने लगे थे पूरी तरीके से। ठीक है, सबसे बड़ी बात कृषि करने लगे थे, और उससे ही बड़ी बात कि पत्थरों का नए नए रूपों में जो है प्रयोग होते लगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही नहीं थे, अब वो लोग क्या करते हैं, औजार जो बनाते हैं उसमें धातु मिलाने लगी। यानी कि यहाँ पर शामिल हो गया तांबा और कांसा। यानी कि यहाँ पर अब सिर्फ पत्थर नहीं है, तांबा और कांसा आया। तो अगर प्रश्न ये बोले कि किस काल में तांबा और कांसा का प्रयोग किया गया, तो उच्च पूरा पाषाण में। ठीक है, क्लियर रहेगा। और देखो कांसा यहाँ से यूज होने लगा, तो कांसा जो था, कांसा को और डेवलप करके आगे बढ़ा, और यही आगे चल के हड़प्पा सभ्यता में बोला, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल दिया गया। तो क्लियर रहा ना ये कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ना होगा। तो हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा इतिहास के बिल्कुल शुरू के काल को, यानी कि इतिहास शुरू कब हुआ था, तो ईसा मसीह से। जो कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जो कि यूनान से था और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। भारत इतिहास का जनक कौन है? मेगास्थनीज, जिनकी बुक का नाम है इंडिका। ये मेगास्थनीज कहाँ से थे ये भी बताओ, मैंने ये भी बताया आपको। इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, तो 3 भागों में, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। उसके बाद जो था यहाँ पे हमने देखा इतिहास का वर्गीकरण, तो प्राक इतिहास में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और यही आगे चल के पाषाण काल बना। अर्ध इतिहास काल में लिखित मिला लेकिन पढ़ने नहीं है, यानी कि पढ़ा नहीं जा सका। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता को देखा। और तीसरा हमने देखा ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने देखा कि लिखित भी है और पढ़ भी सके, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मौर्य साम्राज्य, मगध हो गया है ना। ये सारा जो है हमने यहाँ पर देखा, जो राजवंश वगैरह आए थे ये सब। तो होप्स हो कि बच्चों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दूसरी बड़ी बात कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहती है सही टाइम पे सही अपडेट देने की। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।